हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपको मैं क्लास 7 के चैप्टर 3 में से ज्योग्राफी में आपको मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले बताऊंगी कि अपक्षय और अपरदन क्या होता है। अपक्षय क्या होता है? जो पृथ्वी की सतह होती है, सतह पर, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय, जो शैल होते हैं, हमने 3 प्रकार के शैल पढ़े हुए हैं। आपने पिछले वीडियो में बताया था आपको, अग्नेय शैल, अवसादी शैल और कांतीय शैल। तो इन शैलों के टूटने से अपक्षय होता है, जो भूदृश्य पर पवन, जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों से क्षय का अपरदन, जो जल, पानी, हवा के कारण जो मिट्टी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। वायु, जल और आपतित पदार्थ को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाती है, फलस्वरूप ये स्थान को निक्षेपित कर देती है, उपजाऊपन भी लेकर चली जाती है उसके साथ, और ऐसे ही छोड़ देती है। अपरदन और निक्षेपण कि ये प्रक्रम धरती की धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। जब वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो दूसरी आकृतियां जाकर बनाते हैं जगह पर। अब देखेंगे कि नदी के क्या क्या कार्य होते हैं। नदी जल के दृश्य में भूमि का अपरदन। ये देखिए, ये एकदम खड़े ढाल पर है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल, ये जो ऊपर वाले कठोर शैल या खड़े ढाल से घाटी में गिरती है, नीचे गिर रही है एकदम खड़े ढाल से, तो ये जल प्रताप बनाती हैं। आप ये देखेंगे, ये कठोर शैल है, ये कठोर शैल है, और ये सारे मृदुल शैल है नीचे वाले। ठीक है, आगे चलते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में आती तो मोड़दार बन जाती। देखिए, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब ये मोड़दार बहने लगती है, और नदी के इन्हीं बड़े मोड़दारों को विसर्ग कहते हैं, जो कि एक सांप की तरह होते हैं। आप देखते हैं, इसके सांप भी बिल्कुल ऐसे ही चलता है। विसर्गों के लगातार किनारे कट जाते हैं। जब ये किनारे कट जाते हैं तो एक विसर्ग लूप नदी बनाते हैं, और इससे क्या होती है? नदी कट जाती है, और जिसे हम चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से अलग बहने लग जाती है। जैसे अगर ये जगह है, इस जगह के अलावा वो कहीं और बहने लग जाती है, तो क्या होता है? इससे जो आसपास के इलाके वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थ का निक्षेपण हो जाता है। जो महीन मिट्टी और जो कि पदार्थ होते हैं वो भी निक्षेपित हो जाते हैं, एक जगह से दूसरे से चले जाते हैं। ऐसी मिट्टी और पदार्थों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ जो समतल भूमि होती है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण हो जाता है, वहाँ बाढ़ आ जाती है। नदी के उत्कट जो ऊंचे जगह होते हैं उसे तटबंध कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ये देखिए, ये जो किनारे होते हैं ना, ये इनको क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। जो नदी का प्रवाह होता है वो क्या होता है? धीमा होने लगता है, तथा नदी अनेक धाराओं में बहने लग जाती है, अलग अलग धाराओं में बहने लग जाती हैं। ये देखिए, ये हमारी नदी है, और जब ये कटती है तो अलग अलग जगह पर चली गई है, तो ये वितरिका। वितरिका का मतलब अलग, वितर्क अलग अलग, वितारिका। ठीक है। अब यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ ले आए मलबे का निक्षेपण कर देती है। क्या कर देती है? मलबे का भी जो कुछ भी लेकर आती है, पदार्थ, अवसाद, सब कुछ वो वहीं छोड़ देती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। ये देखिए, इनको क्या कहते हैं? मुहाने बोलते हैं, ये वाले। ठीक है, मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से ये डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए, ये डेल्टा बन गया ना, यहाँ पर सब इकट्ठा कर दिया उन्होंने मलबा जाकर। अब चलेंगे हम आगे। समुद्री तरंग के क्या कार्य होते हैं? जो समुद्री तरंग है, अब देखिए, सभी जगह पर मिट्टी आती है, समुद्र में भी जाएगी, तो जैसी वो जाती है तो तटीय स्थलाकृति बना देती है। समुद्री तरंगें लगातार आती हैं। पानी की जो वो होती हैं, तरंगें होती है, पानी उठता है, फिर बैठता है, उठता है, फिर बैठता है, जिससे इसमें दरार पड़ जाती है। जब इसमें ये ऐसी गुफा बनाती है, फिर वो इसमें दरार आ जाती है, फिर ये तटीय मेहराब रह जाता है केवल। ठीक है, फिर पानी इतनी तेजी से आता है कि सिर्फ एक स्टेक बन के रह जाता है, और समुद्री जल के ऊपर ऊर्ध्वाधर उठकर ऊंची शैलों के तटों को समुद्र भंगु कहते हैं। समुद्र तरंगे किनारों पर अवसाद जमाकर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। क्या करती है? समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। आगे चलते हैं हम। हमने देखा था ना कि मिट्टी का एक जगह से जाना या शैलों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, हिम का भी एक कारण है। तो हिम कैसे करती है? हिम यानी कि बर्फ। ये जो पहाड़ है ना, तो ये क्या कहते हैं? कठोर चट्टानों से गोलाशी मिट्टी और पदार्थों को आपतित करके
पहाड़ों से एक आपर्दन करती है और गहरे गर्तों का निर्माण करती है। क्या करती है? जब बर्फ एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो क्या हो जाती है? गड्ढा हो जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। क्या भर जाता है? जल भर जाता है, पानी में परिवर्तित हो जाती है और एक सुंदर झील का निर्माण करती है। हिम नदी के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत के तलचट्टे, रेत, ठीक है, तो ये निक्षेपित होकर हिमोड़ कहते हैं। अब चलते हैं हम, हवा से क्या क्या निक्षेपित होता है। हमने रेगिस्तान तो देखे ही है। रेगिस्तान कहाँ पर है? भारत में राजस्थान में है। तो रेगिस्तान में पवन आपर्दन निक्षेपण का बहुत बड़ा कारण है। रेगिस्तान में क्या होता है? ऐसी रेत होती है, आप देखते हैं। तो क्या होता है? रेगिस्तान में छत्रक के आकार के शेल दिखाई देते हैं, जिससे छत्ता होता है ना, बिल्कुल, इन्हें छत्रक शेल कहते हैं। ठीक है, जो पवन शेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा नीचे भाग में आसानी से कटती है। क्या करती है? आसानी से कटती है। इसीलिए शेल के ऊपर संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत हो जाता है, बड़ा सा, मतलब शीर्ष ऊंचा हो जाता है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेतों को एक स्थान से दूसरी जगह ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह वहां ठहर कर छोटी छोटी पहाड़ियां बना देती हैं, जिसे हम बालू का टीला भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां बन चुकी हैं रेत की। और उनके कण बहुत ही महीन और हल्के होते हैं, जो हवा से एक जगह से दूसरी जगह आराम से चले जाते हैं। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, तो इन्हें लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस। चीन में ऐसे विशाल लोएस निक्षेपित होते हैं। थैंक यू सो मच।